हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अपने टेंस की क्लास हमारी चल रही है, जिसमें हमने इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हम जो टेंस की बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि काम अभी हमारा चल रहा है। कॉन्टिन्यूस क्या हमें क्या बता रहा है? वर्क के बारे में बता रहा है कि वर्क हमारा कितना हुआ है। तो यानी कि काम हमारा कितना हुआ है, काम हमारा चल रहा है, यानी कि प्रोग्रेसिंग है, काम चल रहा है, प्रोग्रेसिंग में है, तो हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिव बोलेंगे इसको हम, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि वर्तमान में। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान काल में हमारा जो काम है, जो वर्क हम कर रहे हैं, वो अभी कॉन्टिन्यूसली यानी चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। तो ये इसकी जो पहचान होती है कि भाई काम का हमें कैसे पता चल रहा है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमें पता चलेगा कि वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस के अंत में हम क्या लगाएंगे, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब कि हमें अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा, ऐसे अगर हमें शब्द दिखाई दे कि वह काम कर रहा है, वह पढ़ रहा है, वह हंस रहा है, वह खेल रहा है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे अगर हमें वाक्य हमें दिखाई दे, तो यानी कि ऐसे शब्द हमें दिखाई दे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा काम प्रोग्रेसिव है, हमारा काम कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे मैं एक वाक्य दिखा देती हूँ, यहाँ पे सेंटेंस आपको दिखा देती हूँ। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, काम को कर रहा है अभी, यानी कि उसका काम अभी लगातार चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा, रहा हूँ से हमें पता चलेगा कि जो काम है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो रहा है। अभी इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का क्या तरीका है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करने वाला होता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करेंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम जोड़ दें तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। उसके बाद हमारा लग जाएगा ऑब्जेक्ट। अब फोर्थ फॉर्म से, जैसे कि हमारा गो है, गो में क्या करेंगे, प्लस आईएनजी, तो ये हो जाएगा हमारा गोइंग। तो यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ पे, कि जैसे जा रहा हूँ तो गोइंग, आ रहा हूँ कमिंग, लिख रहा हूँ राइटिंग, खेल रहा हूँ प्लेइंग, तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब इस कहाँ पर आएगा, एम कहाँ पर आएगा, और का आर कहाँ पे आएगा? आई के साथ तो हम यूज करते हैं एम का, और जो हमारा ही, शी, इट, और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम यूज करेंगे इसका। और आई, वी, सॉरी आई नहीं, आई के साथ तो हमने एम कर लिया, तो वी, यू, दे, वी, यू, दे, और जितने भी हमारे प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ यूज करेंगे हम आर का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आई के साथ एम का, ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इसका, और वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? मैं आम खा रहा हूँ, तो मैं को बोलते हैं आई के साथ यूज करेंगे एम का, आई एम, खा रहा, खा रहा, खा रहा की इंग्लिश होती है ईट, ईट की जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी ईटिंग, ईटिंग मैंगो, मैंगोज, आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूँ। अभी यहाँ पे था मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगी आई के साथ एम, करने की होती है डू, यानी कि डूइंग, आई एम डूइंग माई वर्क, अपना कार्य, माई वर्क। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि अपने के लिए आई के साथ क्या आता है, ही के साथ क्या आता है, शी के साथ क्या आता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। तो अपने के लिए यहाँ पे आई के साथ किसका यूज होगा, माई का यूज होगा। अभी कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर। अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब बारिश हो रही है, बारिश की बात आती है, रेन की बात आती है, तो हम इसका इट का यूज करते हैं। तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग नाउ। नाउ मतलब अब। तो इट किसके लिए आया है? बारिश के लिए आया है। और रेनिंग यानी बारिश हो रहा, बारिश का होना रेनिंग होता है। तो इट इज रेनिंग नाउ, इट इसका सब्जेक्ट है, इट के साथ इज का यूज करते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि आर के साथ, दे के साथ हमने किसका यूज किया? आर का, और आर के साथ हमारा आईएनजी फॉर्म। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा इन वाक्यों को देखकर, इन सेंटेंस को देखकर, कि यहाँ पे सब में काम हो रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है, हमारा काम लगातार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, यानी कि सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। लिख लेते हैं यहाँ पे जिससे आपको ध्यान रहे। अफर्मेटिव भी बोलते हैं इनको, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, या फिर हम इनको बोलते हैं सिंपल, और या फिर इनको बोलते हैं पॉजिटिव। तो कोई भी नाम आप बता सकते हो, कोई भी नाम आप इसमें लिख सकते हो। अफर्मेटिव, सिंपल और पॉजिटिव, तीनों का मतलब होता है सकारात्मक। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक यानी नहीं, जहां पर नहीं आ जाए। अभी हमने क्या देखा था? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हमने रूल देखा था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर नकारात्मक हो रहा है, नहीं की बात आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन साथ में हम नोट लगा देंगे। जैसे हमारा हो जाएगा इज नोट, या फिर एम नोट, या फिर आर नोट। तीनों में से हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होएगा, चाहे इज नोट हो, चाहे एम नोट हो, चाहे आर नोट हो। लेकिन हमारी जो वर्ब की फॉर्म लगेगी, सबके साथ हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं, नहीं आया है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट है हमारा द पियोन, द पियोन। पियोन मतलब होता है चपरासी, द पियोन। अब यहाँ पे क्या देखा? ये हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक ही पर्सन है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज नॉट। बजाने को क्या बोलते हैं? रिंग। तो रिंगिंग, रिंगिंग यानी आईएनजी फॉर्म आ गई। और घंटी, घंटी का होता है बेल, रिंगिंग द बेल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। अभी एक और देख लेते हैं सेंटेंस हम। राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम मुझे नहीं बुला रहा है। तो अभी देखो ये भी काम है कि रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में रहा है का ही शब्द का यूज हो रहा है। ये नहीं है कि नेगेटिव में चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि इसमें नहीं का यूज हो रहा है। सेंटेंस सेम वही रहेगा, जैसे राम मुझे बुला रहा है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? इसको नेगेटिव बना दिया, नहीं लगा दिया। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। राम हमारा सब्जेक्ट है, राम, राम एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज का यूज होगा, इज नॉट। बुलाना, बुलाने को बोलते हैं कॉल, तो कॉलिंग, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। और मुझे, मुझे को बोलेंगे यहाँ पर मी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो राम इज नॉट कॉलिंग मी, राम मुझे नहीं बुला रहा है। या फिर हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द डॉग इज नॉट बार्किंग, यानी कि कुत्ता नहीं भौंक रहा है। बार्क मतलब होता है भौंकना, बार्क, BARK, बार्किंग, बार्क मतलब होता है भौंक रहा, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, द डॉग इज नॉट बार्किंग। या फिर जैसे मुझे फीवर नहीं आ रहा है, आई एम नॉट सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मुझे फीवर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे नेगेटिव सेंटेंस। आई के साथ देखो हमने एम का यूज किया है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंटेरो का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम बात करेंगे प्रश्नवाचक, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे दो टाइप से पूछा जाता है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले, यानी कि जिन वाक्यों के, जिन सेंटेंस के शुरू में ही क्या आ जाता है। जैसे क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह पानी पी रहा है, क्या वह खेल रही है। तो जब क्या से शुरू होने वाले वाक्य हों तो हम उनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उनको हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हमारा इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर किसके लिए है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इज एम आर। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, प्लस उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, क्या से शुरू होने वाले। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। अभी एक सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझेंगे। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। तो हमारा सेंटेंस क्या से शुरू है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या तुम, तो यहाँ पे क्या से शुरू है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यू। सब्जेक्ट है हमारा यू। यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यू के साथ आता है आर, तो हम यहाँ लगा देंगे आर, आर यू। उसके बाद लगाएंगे हम आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी, जाने की, जा रहे, तो ये आ जाएगा गोइंग। आर यू गोइंग टू दिल्ली, कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे सब्जेक्ट से। ये एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या वे आम खरीद रहे हैं, क्या वे आम खरीद रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा सेंटेंस क्या से शुरू है, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वे। वे है हमारा दे, इसकी इंग्लिश दे होती है, और दे के साथ यूज करते हैं हम आर का, तो आ जाएगा आर दे। फिर आएगी आईएनजी फॉर्म खरीदने की। खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाय। बाय की आईएनजी फॉर्म होती है बाइंग, BUYING, बाइंग मैंगोज। क्या वे आम खरीद रहे हैं, तो आ जाएगी आर दे बाइंग मैंगोज। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि वाक्य के बीच में जब ये हमारे क्वेश्चन वर्ड, कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स को हम बोलते हैं WH फैमिली भी बोलते हैं, या फिर WH वर्ड्स भी बोलते हैं इनको, WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड। अब ये कौन कौन से होते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। ये अगर सेंटेंस के बीच में आए तो इनकी हम इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हमारा, प्लस उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा हमारा प्लस सब्जेक्ट, प्लस हमारी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होगा कब, जब सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के वर्ड यानी कि WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड आए तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि पहले WH वर्ड यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में किसका यूज हुआ है, कहाँ का। कहाँ, कहाँ हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि WH वर्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इसके सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे ही का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ही के साथ हमारा आएगा इज। वेयर इज ही गोइंग, कि वह कहाँ जा रहा है। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो हमारा होता है क्या, क्या को बोलते हैं हम व्हाट, कौन,
कौन की इंग्लिश होती है हु, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, कितना, हाउ मच। हाउ मच जो है आपका परिमाण के लिए आएगा, ठीक है, और कितने वो आएगा हमारे नंबर के लिए, कितने यानी हाउ मैनी। किससे, किससे का आएगा टू होम, किसे, किसी के लिए आएगा होम, और यहाँ पे कौन सा, कौन सा के लिए आएगा यहाँ पे विच। कब से, कब से के लिए आएगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। तो ये हमारे क्या है सारे क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड या WH फैमिली के वर्ड। तो इनको आप 3 नामों से जान सकते हो, क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड्स या WH फैमिली के वर्ड। तो ये सब वर्ड हमारे कहाँ पर आए, अगर वाक्य के बीच में आए तो तब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर का यूज होगा, जब ये सारे शब्द हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हों। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे WH वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन हमारे सेंटेंस में अगर हु का यूज हो रहा है, अगर हमारा सेंटेंस है कि यहाँ कौन पढ़ रहा है, यहाँ कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कौन जो है हमारा WH वर्ड है, तो इसको हम पहले ले आएंगे हु। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गिवन नहीं है क्योंकि हु ही हमारा सब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में हु लगा के हमें आंसर मिले कौन पढ़ रहा है, तो कौन का हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हु के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है यहाँ पर, यानी कि हियर, हु इज रीडिंग हियर। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे बिकॉज हु ही हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि कौन लगा के जब आंसर मिलेगा तो वो हमें सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हु इज रीडिंग हियर ऐसे बनेगा। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट गिवन है ही नहीं। अब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके साथ सब्जेक्ट हम पहले ही लगा देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम सब्जेक्ट पहले ही लगा देते हैं। जैसे हम देखें हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स आर यू बाइंग, हाउ मैनी बुक्स आर यू बाइंग, कि तुम कितनी किताबें खरीद रहे हो। तो आप देखोगे कि हाउ मैनी बुक्स, ये बुक्स हमने हाउ मैनी के साथ ही लगा दिया है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो बुक्स है हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि तुम कितनी किताबें खरीद रहे हो। तुम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन किताबें हमारा जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने हाउ मैनी के साथ ही लगा दिया। कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं हमारे जिनके साथ कभी कभी हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कि सेंटेंस में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होने वाला है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस के बीच में कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितने और किससे ऐसे शब्द यानी कि WH वर्ड आ रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें WH वर्ड को सबसे पहले रखना होगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई थिंक आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक भी है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है और साथ में नकारात्मक भी है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा है वो नकारात्मक है कि क्या तुम ये काम नहीं कर रहे हो, क्या वे तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है। तो इस तरह के यानी कि नहीं का भी इसमें यूज हो रहा है
और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि नेगेटिव होगा, कि एक तो होगा क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू होने वाला। अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इज एम आर, ये हमारा इज एम आर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे कि इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो वो हमें कौन डिसाइड करेगा, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है। तो हम इस एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। जो नहीं का यूज हुआ है उसके लिए नोट जो लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी फिर हमारी, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करें। तो ये समझ में आ गया आपको। इसको हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा गया है नेगेटिवली कि क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। तो रहा है, रहा से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ आता है इज, तो यहाँ पे आ जाएगा इज ही, क्या वह, अब यहाँ पे आएगा नहीं, नोट, नहीं कर रहा है सहायता, तो सहायता करने को कहते हैं हेल्प यानी हेल्पिंग, इज ही नॉट हेल्पिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यू, क्योंकि तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा यू, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा इज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कैसे हमें करना है। लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमारे इनके बीच में हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताई दी थी कि कौन कौन से होते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड्स का अगर हमारे यूज हो रहा है यहाँ पे कहाँ पर, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं हमारे सेंटेंस के बीच में, तो बीच में जब आ रहे हैं तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। उसकी इंग्लिश में हम क्या करेंगे, पहले हम अपना WH वर्ड रखेंगे यानी कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अपना हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन से है, इज एम आर, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इज एम आर, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नोट आएगा, और उसके बाद हमारी आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि हम अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को यानी WH वर्ड को हम सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे। तो इसको देख लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता कर रहा है, कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो अभी आप देखोगे कि कौन सा लड़का, अब ये पहले ही आ गया है सेंटेंस में, तो आप बोलोगे कि ये तो सेंटेंस में पहले ही आ गया है, बीच में नहीं आया। लेकिन ये जो हमारे WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस से पहले भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। लेकिन जो क्या है कि अगर एक ऐसा वर्ड हमारा क्या ही है, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, क्योंकि अगर क्या बीच में आ रहा है तो वोट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा कोई दूसरा है WH वर्ड है तो वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, यानी बीच में भी आ सकता है। तो कौन सा लड़का, तो यहाँ पे बनेगी विच बॉय, तो ये पूरा एक साथ ही जुड़ जाएगा विच के साथ कौन सा, तो कौन सा लड़का के साथ यानी कि विच बॉय साथ में आ जाएगा हमारे, विच बॉय तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव भी देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं कर रहा है। तो कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, तो विच बॉय इज नॉट हेल्पिंग यू, कि कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। तो हमारा जो सब्जेक्ट था यहाँ पे बॉय, तो वो हमारा विच के साथ ही आ गया है, तो विच बॉय इज नॉट हेल्पिंग यू, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट को हमें उसके साथ लगाना पड़ता है। अब वो कौन से वर्ड होते हैं जिनके साथ हमें सब्जेक्ट भी लगाना पड़ता है, तो एक तो होता है हमारा विच, ज्यादातर हमारा विच होता है, या फिर हो जाता है हाउ मच या हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज,
तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमें कई बार सब्जेक्ट को लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट इनके साथ ही हमें लगाना पड़ता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी हमें इनके साथ लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे वूज बुक या विच बुक या हाउ मैनी बनानाज या हाउ मच मिल्क, तो इनके साथ हमें इनको जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही वाला जो सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा, इसके साथ हमें सब्जेक्ट को लगाना पड़ा, यानी कि विच के साथ हमें बॉय को जोड़ना पड़ा। अभी एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहाँ पे। तुम किससे बात नहीं कर रहे हो। तुम किससे बात नहीं कर रहे हो, तो ये है हमारा सेंटेंस कि तुम किससे बात नहीं कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे किससे वर्ड आया है, किस से। अब यहाँ पे किस से जो आया है, तो इसके लिए हम सेंटेंस जो बनाएंगे, हम टू हुम बनाएंगे। इसको हम लिखेंगे टू हुम। टू हुम, अब ये हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो आर आ जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यू आ जाएगा। फिर हम नोट का यूज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे बात करना, यानी कि स्पीकिंग। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, टू हुम आर यू नॉट स्पीकिंग। तुम किससे बात नहीं कर रहे हो। अगर हम इसको देखें तो दूसरी तरीके से हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, हुम आर यू नॉट स्पीकिंग टू का यूज हम बाद में भी कर सकते हैं। whom आर यू नॉट स्पीकिंग टू, तुम किससे बात नहीं कर रहे हो। या फिर हम इसको टू whom एक साथ भी लगा सकते हैं, टू whom आर यू नॉट स्पीकिंग। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो एक बार और देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर ING फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर हमारे WH फैमिली वाले वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो WH वर्ड को हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होगा, फिर ING फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं जिनके साथ सब्जेक्ट कंबाइंड हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट को उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने देखा विच, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव समझ में आ गया होगा। तो अभी आगे चलते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। अभी जो हमारा बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस हमारी लगातार बातें चल रही हैं, यहाँ पे प्रोग्रेसिव है हमारा ये भी, लेकिन ये पास्ट में है। बातें हमारी कहाँ पर हो रही थी, पास्ट में हो रही थी। तो जो इसकी पहचान होगी, जो हम इसको पहचानेंगे, हम पहचानेंगे रहे थे, रही थी, रहा था, ऐसे शब्दों से हम इसको पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या आएगा हमारा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ऐसे शब्द अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि काम हमारा पास्ट में लगातार चल रहा था। अब हमें नहीं पता कि वो खत्म हो चुका है या नहीं हो चुका है। कि जब हम वहां पर थे तो हमने देखा था कि वह अपना काम कर रहा था, अब हमें नहीं पता कि वो काम पूरा कंप्लीट कर चुका या नहीं कर चुका। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है कि पास्ट में कॉन्टिन्यूसली काम हमारा चल रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के साथ वोज वर का यूज करेंगे। वोज वर, वोज मतलब था, थे, इसका मतलब होता है था या थे। वोज माने था और वर माने थे। और इसमें हम वर की ING फॉर्म ही लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगाया था, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, वोज वर लगाना है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रहा है और रहे थे का फर्क है। वहां पे रहा था और यहाँ पे रहा, वहां पे रहा है और यहाँ पे रहा था। अदरवाइज और भी कुछ अंतर नहीं इसमें नहीं है। फिर भी यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनानी है कि मुझे कि मैं कल, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कल के लिए हम येस्टरडे का यूज करेंगे, और जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कल का यूज नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस में कल का यूज होता है। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं कि मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो आई, अब यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ वोज का यूज होगा। आई वॉज रीडिंग, पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग आ बुक, क्या पढ़ रहा था, एक बुक। और कब पढ़ रहा था, येस्टरडे। तो यहाँ पे कल के लिए येस्टरडे का यूज होगा। तो आई वॉज रीडिंग आ बुक येस्टरडे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, फिर हमने मेन वर्ब की ING फॉर्म लगाई है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है,
और फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको ये रूल के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं किसके साथ वॉज आएगा और किसके साथ वर आएगा। तो हमारा ही, शी, इट और आई, और उसके अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ तो यूज करते हैं हम वॉज का, और हमारा यू, वी, दे, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ यूज करते हैं हम वर का। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कहां पे वॉज लगाना है और कहां पे वर लगाना है। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। रामाज ब्रदर यानी कि राम का भाई। अब राम का भाई क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। रामाज ब्रदर वॉज बाइंग आ टिकट, कि राम का भाई एक टिकट खरीद रहा था। बाइंग का मतलब होता है खरीदना, खरीद रहा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव था, यानी कि सकारात्मक था। इसको हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वोज वर, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है वोज वर, उसके बाद हम नोट लगा देंगे। यानी कि या तो हम वोज नोट का यूज करेंगे या फिर हम वर नोट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम वोज या वर का यूज करेंगे। तो या तो वोज नोट लगाएंगे या फिर हम वर नोट लगाएंगे। तो इसको भी हम एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है कि मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था। इसको पहले हिंदी में लिख लेते हैं। मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था, नहीं लिख रहा था। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अब देखो मैं मतलब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वोज। तो वोज नोट, नहीं आ रहा है तो हम लगाएंगे वोज नोट, आई वोज नोट। अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है, लिखना होता है राइट। तो राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग। तो आई वोज नोट राइटिंग, क्या नहीं लिख रहा था, अ लेटर, एक पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अ लेटर। और बात हो रही है कल की, यानी यस्टरडे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। तो ये हमने देख लिया कि हमने सब्जेक्ट को कहां पर यूज किया है, वर्ब को हमने कहां पर यूज किया है। एक और देख लेते हैं। तुम क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे तुम को हम बोलते हैं यू के साथ क्या लगाएंगे, वर। तो यू वर नोट शोर मचाना, शोर मचाना, मचाने को बोलते हैं हम मेकिंग, और शोर को बोलते हैं नॉइज। तो मेकिंग अ नॉइज, पूरा हमारा जो होता है शोर मचा रहे थे, तो शोर मचा रहे थे की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज, या फिर शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शोर मचाना, शोर मचाना। तो शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। तो अभी हम क्या कर रहे थे, रहे थे यानी आईएनजी फॉर्म लगानी है हमें, तो इसलिए हमने इसका मेकिंग कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेकिंग अ नॉइज। अब कहाँ पर, क्लास में, तो इन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ये क्लियर हो गया आपको कि हमें कैसे यूज करना है और कहां पर हमें यूज करना है। अभी हम बात करेंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और सिंपल जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था ऐसे ही हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में करना है। हमें क्या करना है कि जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो वाक्य हमारे क्या से शुरू हो रही है, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए हम क्या करेंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से शुरू, तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि वोज वर्ब को हम पहले लगा देंगे,
उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है किसी भी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो रही हो, चाहे वो पास्ट की बात हो रही हो और चाहे वो फ्यूचर की बात हो रही है। हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है और कुछ नहीं करना है। सब सेंटेंस का, सभी जितने भी हमारे टेंसेस है, सब में एक ही चीज होगी, फॉलो करनी है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, क्या गवाह झूठ बोल रहा था। तो देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, रहा था आया है यहाँ पे और साथ में ये जो सेंटेंस है हमारा क्या से शुरू है तो हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। तो क्या गवाह झूठ बोल रहा था, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। क्या से शुरू है सेंटेंस तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे और गवाह, गवाह यानी विटनेस यानी सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, वॉज। अब यहाँ पे गवाह, गवाह को बोलते हैं विटनेस, वॉज द विटनेस, विटनेस मतलब गवाह, वॉज द विटनेस। अभी हमने सब्जेक्ट भी ले लिया, हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया, अब बारी आ रही है हमारी आईएनजी फॉर्म की। तो बोलना, बोलने को बोलते हैं हम स्पीकिंग या टेलिंग। कहीं पर भी हम बोलना की इंग्लिश लिख रहे हैं तो हम स्पीकिंग लिखते हैं, लेकिन अगर झूठ बोलना, साथ में झूठ बोलना आ जाए तो हम लिखते हैं टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। ठीक है, वैसे हम बोलने के लिए स्पीकिंग लिखते हैं, बट झूठ बोलना अगर एक साथ में आ रहा है तो हम लिखते हैं टेलिंग अ लाई। तो ये आपको याद रहेगा कि झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल अ लाई। वैसे तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं भी, एक मिनट। झूठ बोलना, अगर इसको हमें इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखते हैं टेल अ लाई। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रहा था रही थी यानी आईएनजी फॉर्म की, तो इसलिए हमने टेलिंग कर दिया, इसको आईएनजी लगा दिया है तो टेलिंग अ लाई कर दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, टेलिंग अ लाई। और उसके बाद क्या लगेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है हमने। तो वॉज द विटनेस टेलिंग अ लाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी देख लेते हैं कि अगर वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आए हैं तो हम WH वर्ड वाले वाक्य देख लेते हैं पहले। WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स में हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले हमारा WH वर्ड आएगा, WH वर्ड आएगा पहले, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद हमारी आईएनजी फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा WH फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस को हम देखेंगे और उसके बाद उसकी इंग्लिश बनाएंगे। पहले हिंदी में लिख लेते हैं और फिर उसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वह कल क्या खा रहा था, वह कल क्या खा रहा था। तो अभी जो क्या शब्द है, अभी हमने देखा था पहले में क्या शुरू में आ रहा है, तो शुरू में होने के लिए सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वॉट का यूज नहीं करते। बट अगर क्या शब्द हमारा बीच में आ जाए तो हम उसमें वॉट का यूज करेंगे, यानी कि WH वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो क्या है, क्या हमारा वॉट से शुरू होगा, यानी कि क्या अगर बीच में आ रहा है तो वॉट को हम पहले लगाएंगे। तो वॉट, WH वर्ड आ गया। वॉट के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा यहाँ पे था, ही के साथ क्या आएगा, वॉज, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, वॉट वॉज। अब ही है तो यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, वॉट वॉज ही। अब खा रहा यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो ईटिंग, वॉट वॉज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा था। अब यहाँ पे कल भी लिखा है तो कल के लिए आ जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वॉट वॉज ही ईटिंग यस्टरडे, वह कल क्या खा रहा था। तो ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम यहाँ कब से, तुम यहाँ कब से ठहर रहे थे। तो ये देखो, ये सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, तुम यहाँ कब से ठहर रहे थे। तो यहाँ पे हमें देखो कब से, अगर यहाँ पे खाली कब होता तो हम वैन लिखते। अब यहाँ पे आया है कब से, तो कब से के लिए हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। कब से, कब से के लिए यूज करते हैं हम हाउ लॉन्ग का, हाउ लॉन्ग, यानी कि तुम्हें कितना समय हो गया, कितने लंबे टाइम से तुम यहाँ ठहरे हुए हो।
तो अब हमारा जो ये कब से वर्ड है तो इसको हम पहले ले आएंगे। जो हमारा WH वर्ड है तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग। अब यू यहाँ पे आ रहा है हमारा यू, तो यू के साथ हम यूज करेंगे वर का, तो हाउ लॉन्ग वर। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि यू, और उसके बाद आएगी हमारी ING फॉर्म। ING फॉर्म क्या है? ठहरने की, स्टे, तो स्टेइंग आ जाएगा, स्टेइंग। और यहाँ पे ये शब्द आया हुआ है यहाँ, यहाँ के लिए आएगा हेयर, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हेयर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब से के लिए हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। सेम ही है हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव किए थे ऐसे ही सेम हमारे पास्ट के भी हैं। तो हम देख लेते हैं कि पास्ट के लिए हम क्या करेंगे। अगर हमारा इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो हम वोज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, लेकिन जो हमारे क्या से शुरू होंगे, क्या से शुरू होने वाले में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं कभी यूज हो रहा है, और फिर हमारी ING फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या से शुरू होने वाले जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम नोट का यूज करेंगे बिकॉज वो नेगेटिव है, और उसके बाद ING फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। तो देखो इसकी इंग्लिश बनानी है हमें, तो हमने क्या देखा, क्या से शुरू है, तो यानी कि वोज वर्ब में से कोई भी एक वर्ड पहले आ जाएगा। देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो देखो वे की इंग्लिश होती है दे, तो दे के साथ यूज करते हैं हम वर का, तो पहले वर आ जाएगा, वर दे। उसके बाद लगाएंगे नोट बिकॉज नहीं आ रहा है, वर दे नोट। फिर आएगा पढ़ने की इंग्लिश यानी रीडिंग, वर दे नोट रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहे थे? न्यूज़पेपर, तो वर दे नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया? कितना आसान था कि क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, वाक्य के बीच में यानी कि सेंटेंस के बीच में जब हमारे WH वर्ड आ जाते हैं, तो WH वर्ड में देख लेते हैं कैसे होगा। पहले हमारा WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा वोज वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम नोट का यूज करेंगे, उसके बाद हमारी ING फॉर्म आएगी, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं यहां पर जल्दी से। वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे। तो सेंटेंस है हमारा कि वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो वे अपना काम क्यों, तो पहले हमारा आएगा क्यों यानी कि WH वर्ड, तो हम लगा देंगे वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर, फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी दे, फिर हम लगाएंगे नोट, फिर हम लगाएंगे ING फॉर्म डूइंग, और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट यानी कि देयर वर्क कि वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं तो हमें हैबिट हो गई है, क्योंकि हमें इजीली समझ में आ रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, नोट को हम कहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि अभी हम जितने भी हम टेंसेस कर चुके हैं सब में हमारा यही बार बार रिपीट हो रहा है, जिससे हमें क्या हो गया कि ये हमें रट जाएंगे अच्छे से, हमें समझ में आ जाएगा, अभी हम इनको भूलेंगे नहीं। तो अभी हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी कि भविष्य काल में काम लगातार चल रहा होगा। तो अभी इसकी पहले पहचान देख लेते हैं। सिंपल पहचान क्या है, अगर हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो हमारे वाक्य के अंत में क्या आएगा, यहाँ पे रहा होगा, काम यानी चल रहा होगा, रही होगी यानी कि वह काम कर रही होगी, या फिर रहे होंगे। तो ऐसे वाक्य हमें, ऐसे शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे कहाँ पर, वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर ऐसे शब्द हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, ये हमारी फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे,
फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में क्या होगा, विल और शैल, और उसके साथ बी लगाएंगे, देखो बी, तो यानी कि विल बी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, होना दिख रहा है, होना के लिए हम बी का यूज करते हैं, तो या तो विल बी या फिर हम शैल बी का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं एज यूजुअल जैसे कि हम करते आ रहे हैं, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज करते हैं। तो इसको अभी हम एक सिर्फ सिंपल सा सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे कि तुम्हारे पापा ऑफिस जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो यानी कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है। तुम्हारे पापा ऑफिस जा रहे होंगे, तो तुम्हारे पापा की इंग्लिश क्या आएगी, योर फादर, योर फादर। अब योर फादर क्या है हमारे, योर फादर के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, तो विल बी, योर फादर विल बी गोइंग, जाने को बोलते हैं गोइंग टू ऑफिस, तो तुम्हारे पापा ऑफिस जा रहे होंगे कि इंग्लिश हमारी बन गई योर फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और विल और शैल को हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये मैंने जो इंडेफिनिट वाली वीडियो बनाई थी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था क्लियरली कि विल और शैल को हम कहाँ पे यूज करेंगे। फिर भी एक बार रिमाइंड हम कर लेते हैं, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि विल और शैल को हमें कहाँ यूज करना है। तो आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ तो हम यूज करेंगे शैल बी का, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ही है, शी है, इट है, यू, दे, और जितने भी ऑल सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट सबके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसके लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को आपको देखना पड़ेगा, और मैंने इसमें थोड़ा सा एक दो रूल और समझाए थे जिसको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शैल और विल का हमें कहाँ पर यूज करना है। तो अब बस इतना ही समझ लेते हैं यहाँ पे कि शैल का यूज तो हम आई और वी के साथ करेंगे, और विल का यूज बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचे हैं सबके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, राम का भाई कल खेल रहा होगा, राम का भाई कल खेल रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, राम का भाई, तो राम का भाई रामाज ब्रदर, रामाज ब्रदर। अब ये क्या है हमारा, सिंगुलर है, यानी कि वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल यूज करेंगे, और राम का भाई यानी कि इसके साथ हम यूज करेंगे विल का, तो विल बी, खेलने की इंग्लिश प्लेइंग, प्लेइंग। अब यहाँ पे आ रहा है कल, कल के लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे का, लेकिन वो करते हैं हम पास्ट के अंदर। अब ये आने वाला कल है, तो इसके लिए हम टुमारो का यूज करेंगे, तो रामाज ब्रदर विल बी प्लेइंग टुमारो। क्लियर हो गया होगा आपको कि जो हमारा बीत चुका है कल उसके लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं, और आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो हमारा टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के जो हमारे ये रूल थे, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये है हमारा पॉजिटिव। अभी बात कर लेते हैं हम नेगेटिव की। नेगेटिव में सिर्फ हमें क्या करना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उसके बाद हमें नोट लगाना है, बस विल और शैल के बाद हमें क्या लगाना है, सिर्फ नोट का यूज करना है। तो यानी कि पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा विल शैल, और उसके बाद नॉट और बी, यानी कि हमारा क्या बनेगा, विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। तो विल और बी के बीच में हम क्या लगाएंगे, नोट का यूज करेंगे। विल बी नोट नहीं लिखते यहाँ पे, विल बी नोट हमारा गलत हो जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, विल बी नोट या शैल बी नोट का यूज करते हैं, बट ये गलत है, क्योंकि हमें क्या करना है, विल और बी के बीच में नोट को लगाना है, शैल और बी के बीच में नोट को लगाना है। तो क्या बनेगा, विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी। तो जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं कि वह अपना काम नहीं कर रहा होगा, वह अपना काम, तो वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही के साथ क्या यूज करते हैं, विल, तो ही विल नॉट बी। अब करने की क्या होती है, डूइंग, ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, कि वह अपना काम नहीं कर रहा होगा। अगर हम इसको सेंटेंस को बनाए कि उसका भाई राधा की हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो उसका भाई, हर ब्रदर विल नॉट बी
अब उसका भाई राधा की हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो हर ब्रदर विल नॉट बी हेल्पिंग राधा। देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हर ब्रदर उसका भाई विल नॉट बी हेल्पिंग हेल्प नहीं कर रहा होगा राधा की, तो राधा आ जाएगा लास्ट में। तो राधा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा, पानी नहीं दे रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। तो माली, माली को बोलते हैं गार्डनर, तो द गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है माली, ठीक है, द गार्डनर। अभी गार्डनर के साथ क्या लगाएंगे, विल, तो विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब पानी देना, पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग, वाटरिंग। अब किस में पानी दे रहा है, पौधों में, तो वाटरिंग द प्लांट्स। तो क्या बनेगा हमारा, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या लगाना है, विल नॉट बी या शैल नॉट बी का यूज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव के लिए। अभी बात कर लेते हैं हम इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे कि जो विल शैल है, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में, उसको हम पहले ले आएंगे। अगर हमारा सेंटेंस शुरू है क्या से, क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं उनके अंदर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बी का यूज करेंगे, यानी कि विल बी और शैल बी हमारा एक साथ नहीं आएगा, विल बी और शैल बी के बीच में हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद हमारा आईएनजी फॉर्म आएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, एक ही सेंटेंस से हमें ये क्लियर हो जाएगा। क्या मोहन अपनी किताब पढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सेंटेंस, क्या मोहन अपनी किताब पढ़ता रहेगा। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू है, क्या से, तो क्या मोहन, मोहन हमारा, मोहन से पहले हम लगाएंगे विल, तो विल आ जाएगा, विल मोहन। अब बी हम बाद में लगाएंगे, तो विल मोहन बी, या फिर अगर हमारा शैल का यूज करते तो हम शैल मोहन बी। तो जो भी हम यूज करते हैं उसके बीच में सब्जेक्ट आता, विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा। तो विल मोहन बी रीडिंग, आईएनजी फॉर्म आएगी, रीडिंग हिज बुक, अपनी किताब, हिज बुक। तो क्या मोहन अपनी किताब पढ़ता रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया। इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि विल बी और शैल बी को साथ में नहीं रखना है, उसके बीच में सब्जेक्ट को लगाना है। अगर हमारे सेंटेंस में WH वर्ड का यूज हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, पहले हमारा WH वर्ड आएगा, WH वर्ड, फिर हमारा आएगा विल या शैल में से एक, विल शैल, और उसके बाद हम लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना ही होगा। तो अभी यहाँ पे सेंटेंस देख लेंगे हम, यहाँ पे तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, कहाँ वर्ड आया है, यानी कि WH वर्ड आया है, तो इसको पहले ले आएंगे वेयर, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, विल, वेयर विल, और उसके बाद आएगा हमारा यू, वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो, कि तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम कहाँ चलेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें हो रही हैं, इसमें भी क्या से शुरू होने वाले और फिर क्या बीच में आने वाला, यानी कि WH फैमिली वाले वर्ड्स होंगे हमारे यहाँ पे और क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे। तो अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू है साथ में वो नेगेटिव भी है तो उसको देखो हम क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब।
एज यूजुअल जैसे कि लगाते आ रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और देखो फिर बी से पहले नोट का यूज होगा, यानी कि अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बी नहीं आएगा, डायरेक्ट बी नहीं आएगा, क्या आएगा, बीच में नोट भी लगेगा। सब्जेक्ट और नोट लगेंगे विल बी और शैल बी के बीच में। विल बी और शैल बी, इनके बीच में क्या लगेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट और नोट का यूज होगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस लिखेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। पहले हम लिखेंगे क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में। तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे। तो सेंटेंस क्या है कि क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे। तो अभी हमारा सेंटेंस किससे शुरू है, क्या से शुरू है। तो क्या से शुरू होने के लिए हम क्या करेंगे, विल को पहले लगाएंगे। विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, खत्म। तो विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे। अगर हमारे ये रूल्स अच्छे से याद हो जाए, जितने भी हमने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, जितना भी स्ट्रक्चर हमने अच्छे से लिखा है, अगर ये हम अच्छे से क्लियरली याद कर ले तो हमें सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी टॉपिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप हिंदी से इंग्लिश में ईजिली ट्रांसलेट कर लेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ हो रहा है, नोट के बाद क्या यूज़ हो रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है। तो ये अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो अगर हमारा सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ रहा है, तो WH वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, और साथ में वो नेगेटिव भी है, तो पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, प्लस फिर हम विल या शैल में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, और फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नोट का यूज़ करेंगे, उसके बाद बी आएगा, और फिर बी के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, और फिर आईएनजी फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिर्फ इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन मार्क, क्या करना है, सेम है सब में, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बार बार रटना है या कुछ करना है, नहीं। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे टेंसेस है, जितने भी यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस है, सबका स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी बहुत ज़्यादा सबका स्ट्रक्चर सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है या फिर वर्ब की फॉर्म का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यह है लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी, क्वेश्चन मार्क। तो यह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी। भाई देखो क्यों आया है पहले, तो वाई पहले ले आएंगे यहाँ पे, वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, दिस गर्ल, यह लड़की, दिस गर्ल, नोट का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म हमारा सिंगिंग, और गीत, गीत यानी गाना, अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या सिंपल बन गया हमारा, सिंपल सा। WH वर्ड का यूज किया हमने, वाई का यूज किया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, फिर हमने उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा नोट आ गया, फिर हमारा बी आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस, और अच्छे से हमें समझ में भी आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है और सेंटेंस को कंप्लीटली लिखते रहना है बस। ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ आएगी ये आपको पता है, या आपने देख लिया है सबके वर्ड्स की। बस सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपको उस शब्द की इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे कि गाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बात करने को क्या बोलते हैं, सिर्फ आपको ये करना है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको अच्छे से लर्न होते जाएंगे। इनमें कोई बैठ के याद नहीं करना कि भाई 1 घंटे बैठ के इतने वर्ड याद कर ले, नहीं। वो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ये वर्ड अपने आप याद होते चले जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पे रूल पढ़े हैं, उनको एक बार उनका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर को हम दोबारा फॉलो करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। आज हमने बात की है कॉन्टिन्यूज की, तीनों टाइप के कॉन्टिन्यूज। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्टिन्यूज का पहला ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों तरह के कॉन्टिन्यूज को हम पहले एक बार हम लिख लेते हैं इनकी पहचान। तो यहाँ पे हमारी जो पहचान है, रहा है, रही है और रहे हैं।
तो ऐसे वाक्य हमें, ऐसे शब्द हमें सेंटेंस के अंत में देखने के लिए मिलेंगे। और जो पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पहले तो हमने इनकी पहचान देख ली है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे हम, सिर्फ एक ही सेंटेंस को हम यूज करेंगे सब में, कि जैसे वह एक पत्र लिख रही है, लिख रही है। ठीक है, तो वह एक पत्र लिख रही है, तो हम क्या बनाएंगे इंग्लिश, शी इज राइटिंग आ लेटर, कि वह एक पत्र लिख रही है। अगर हम लिखे इसको वह एक पत्र लिख रही थी, तो ये बन जाएगा शी वॉज राइटिंग अ लेटर। सिर्फ हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है। देखो यहाँ पे इज आया और यहाँ पे वॉज आया, यहाँ पे है रही है और यहाँ पे है रही थी, और यहाँ पे होगा रही होगी। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। शी विल बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा विल बी। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। शी इज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, एंड शी विल बी राइटिंग अ लेटर। सिर्फ इतना फर्क है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम है, सब कुछ हमारा सेम है। सिर्फ हमारे जो तीनों तरह के कॉन्टिन्यूज है उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज है। आईएनजी फॉर्म तीनों में आ रही है, ऑब्जेक्ट तीनों में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट तीनों में यूज हो रहा है। सिर्फ इधर इज हमारा आएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज वर आएगा, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कुछ भी नहीं है दिक्कत इसमें, आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और हेल्पिंग वर्ब देखने हैं। अदरवाइज कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। नेगेटिव में क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, वो सारे रूल मैंने आपको समझा दिए हैं। सिर्फ इतना ही मुझे यहाँ पे बताना था कि किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सेम स्ट्रक्चर है, चाहे आप इस नेगेटिव ले लो, चाहे आप पॉजिटिव ले लो, और चाहे आप इंटेरोगेटिव ले लो, तो सब में सेम स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।